हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5। इसका नाम है डेटा हैंडलिंग। ये वाला हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट रहेगा। इसमें हम वो सारी चीज़ें सीखेंगे जो एक्सरसाइज में काम आने वाली हैं। सबसे पहले इस चैप्टर का जो नाम है उसी को समझ लेते हैं। यहाँ पे डेटा हैंडलिंग, डेटा का मतलब क्या होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन हम न्यूमेरिक फॉर्म में लेते हैं यानी नंबर्स के फॉर्म में, उसको बोलते हैं डेटा। जैसे क्लास में अगर 100 स्टूडेंट्स हैं तो 100 में से कितने स्टूडेंट्स को स्पोर्ट्स में क्या पसंद है, फुटबॉल कितने लोग को पसंद है, क्रिकेट कितने लोग को पसंद है, ये सारी इंफॉर्मेशन है, इसको बोलते हैं डेटा। और हैंडलिंग का मतलब ये होता है कि उसको हम ऑर्गेनाइज करके हैंडल करते हैं। तो यहाँ पे डेटा हैंडल करने के कई तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका होता है पिक्टोग्राफ, हम वो भी अभी सीखेंगे। सेकंड होता है बार ग्राफ, उसके बाद में आता है डबल बार ग्राफ, फिर आता है हिस्टोग्राम, उसके बाद में पाई चार्ट। तो ये कई तरीके होते हैं किसी डेटा को हैंडल करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहला जो तरीका है उसको कहते हैं पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ नाम से याद रखेंगे, पिक्टो मतलब पिक्चर। तो पिक्चर जो है ना, पिक्चर से हम जो डेटा हैंडलिंग करते हैं ना उसको बोलते हैं पिक्टोग्राफ। अब हम मान लेते हैं किसी क्लास में, क्लास 8 ले लेते हैं, इसमें हम मान लेते हैं 50 स्टूडेंट्स हैं, 50 स्टूडेंट्स। और हम मान लेते हैं कि मंडे को सारे स्टूडेंट्स आ गए, 50 के 50 स्टूडेंट्स आ गए, ठीक है। ट्यूसडे को हम मान लेते हैं 45 स्टूडेंट्स आए, ठीक है। उसके बाद में हम वेडनेसडे को मान लेते हैं 40 स्टूडेंट्स आए। उसके अलावा फिर हम मान लेते हैं थर्सडे को 43 स्टूडेंट्स आए। तो ये एक डेटा है, ठीक है, ये डेटा दे रखा है। अब हमसे अगर पूछे कि इसको पिक्टोग्राफ में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखो हम यहाँ पे एक पिक्टोग्राफ बनाएंगे, डेज। तो यहाँ पे डेज लिखेंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, जितने भी दिन दे रखे होंगे उन सबको लिख लेंगे। उसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे लिखेंगे, देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे पिक्चर्स बनाएंगे। अब पिक्चर्स में दो तरीके होते हैं। जैसे अगर एक कोई स्टूडेंट है तो यहाँ पे इसका मतलब 1 भी हो सकता है। लेकिन पिक्टोग्राफ जब बनाते हैं, जैसे यहाँ पे 50 स्टूडेंट्स हैं, अब अगर हम इस तरह से एक एक करके स्टूडेंट बनाएंगे तो 50 स्टूडेंट यहाँ पे हमें बनाने पड़ेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि पिक्टोग्राफ में एक पिक्चर का यहाँ पे स्केल बना देते हैं कि एक पिक्चर जो है वो मान लेते हैं 10 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करती हैं। यानी अगर एक पिक्चर बनी होगी यहाँ पे तो इसका मतलब होगा 10 स्टूडेंट्स। तो अब मंडे को हम बना लेते हैं। मंडे को कितने लोग आए हैं, 50। तो कितनी पिक्चर्स बनेंगी, 5, 1 2 3 4 5। तो ये हो गए मंडे को स्टूडेंट जितने प्रेजेंट हुए हैं उनकी, इस तरह से हम पिक्चर्स बना सकते हैं। ट्यूसडे को कितने लोग आए हैं, 45 स्टूडेंट्स। अब 45 के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले 40 के लिए बना लेते हैं। ये 10 स्टूडेंट्स हो गए, ये 20, ये 30, ये हो गए 50। अब यहाँ पे एक पिक्चर जो है वो 10 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करती है। तो 5 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी हाफ पिक्चर बनाएंगे। तो यहाँ पे हम इसका आधा सर बना लेते हैं और इस तरह से शरीर बना लेते हैं, एक पैर एक हाथ, एक हाथ एक पैर। तो अब ये पिक्टोग्राफ जो है ये रिप्रेजेंट करेगा 45 स्टूडेंट्स। तो इस तरह से अगर पिक्चर बनी होगी तो हम डायरेक्टली लिख देंगे 45 स्टूडेंट्स। वेडनेसडे को 40 आए हैं तो यहाँ पे 4 पिक्चर्स बना देंगे, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। अब थर्सडे को 43 स्टूडेंट्स आए हैं तो यहाँ पे 43 के लिए हम क्या करते हैं, पहले 4 पिक्चर जो है वो पूरी पूरी बना लेते हैं इस तरह से। अब यहाँ पे 40 के लिए तो ये हो गया, अब कितना बचेगा, 3 बचे।
तो 3 स्टूडेंट के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हाफ के लिए इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो अब हाफ से भी कम है यानी 5 से भी कम है, तो क्या करेंगे, इसका एक सर बनाएंगे, ये बना लेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक या तो पैर गायब कर देंगे या हाथ गायब कर देंगे। तो हमने एक इसका पैर गायब कर दिया। तो अब यहाँ पे जब इस तरह का पिक्चर बनी होगी ना, जैसे यहाँ पे ये हाफ भी नहीं है, तो इससे हम ये नहीं बता पाएंगे कि ये कितने स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे 43 लिखा था, 43 से तो हमने इस तरह की पिक्चर बना ली पिक्टोग्राफ। लेकिन अगर हमें कहीं पर ये दे रखा हो तो हम इससे थोड़ी ना बता पाएंगे कि ये 43 को रिप्रेजेंट कर रहा है। हो सकता है ये 42 को रिप्रेजेंट कर रहा हो सकता है ये 44 को रिप्रेजेंट कर रहा हो। तो यहाँ पे अगर इस तरह से लिखा है तो हम इसकी रेंज लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये 40 है ना, तो ये 40 और ये क्या है, यहाँ पे हाफ बना नहीं है यानी 45 से कम है। तो यहाँ पे थर्सडे को कितने स्टूडेंट्स आए होंगे, 40 से 42 45 यानी 40 से 45 के बीच में होगा। ये चीज हम याद रखेंगे कि पिक्टोग्राफ से जो है एग्जैक्ट हमें नहीं पता चल पाएगा कि कितना मतलब क्या डेटा दे रखा है। तो ये तो होता है पिक्टोग्राफ। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बार ग्राफ। बार ग्राफ ये एक दूसरा तरीका होता है हैंडलिंग करने का डेटा को। बार ग्राफ में बेसिकली जब दो चीजें दे रखी हों, जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए ले लेते हैं किसी स्टूडेंट के मार्क्स, तो यहाँ पे ले लेते हैं किसी एक स्टूडेंट के मार्क्स ऑफ आ स्टूडेंट आउट ऑफ 100। इस तरह से हम मान लेते दिए हैं। इंग्लिश में जो दे रखा है वो मान लेते हैं 80 दे रखा है। उसके बाद में हिंदी में हम मान लेते हैं 60 मार्क्स आए हैं। मैथ में हम मान लेते हैं 90 मार्क्स आए हैं। साइंस में हम मान लेते हैं 85 मार्क्स आए हैं। अब यहाँ पे हम इसको बार ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो इसको पिक्टोग्राफ पे इसलिए रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं क्योंकि यहाँ पे मार्क्स दे रखे हैं। अब मार्क्स की कोई पिक्चर तो होती नहीं है, तो इसलिए इसका पिक्टोग्राफ नहीं बनता है। या फिर क्वेश्चन में हमें दे रखे कि मार्क्स को हम इस पिक्चर से डिनोट कर रहे हैं, तो इस तरह से अगर कभी मार्क्स वगैरह दे रखे होंगे तो हम हमेशा बार ग्राफ ही बनाएंगे। तो यहाँ पे इसका बार ग्राफ कैसे बनेगा, देखो हम यहाँ पे इस तरह से एक रफ बार ग्राफ बना लेते हैं। बार ग्राफ में दो एक्सिस होती हैं, ये होती है एक्स एक्सिस, ये होती है वाई एक्सिस। तो यहाँ पे दो चीजें दे रखी हैं, ये एक दूसरे से रिलेट कर रही हैं, यानी इंग्लिश में 80 हैं। तो एक जो है लाइन पे हम रखेंगे इसके सब्जेक्ट्स को, यहाँ पे लिख लेते हैं सब्जेक्ट्स, और यहाँ पे मार्क्स। तो एक लाइन पे हम सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे, एक लाइन पे हम मार्क्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं सब्जेक्ट्स, ठीक है, और इधर लिख लेते हैं मार्क्स। अब यहाँ पे टोटल मार्क्स हैं 100। अब अगर हम यहाँ पे जैसे बार ग्राफ जो होता है ना उसमें किस तरह से दे रखा होता है, हम जानते हैं बार ग्राफ तो हमने देखा है। बार ग्राफ जो है वो इस तरह का होता है। अब इसमें ये होता है ना एक स्केल। तो अब अगर 100 को हम यहाँ रिप्रेजेंट करना चाहें तो इसके लिए कितना होगा, 1 2 3 4 इस तरह से 100 होना चाहिए। लेकिन इतना लंबा चौड़ा बार ग्राफ नहीं होता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्केल को थोड़ा सा अपनी तरफ से ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम स्केल ले लेते हैं, स्केल इसको लिख भी लेते हैं, स्केल 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 10 मार्क्स। तो यहाँ पे अपनी जिस तरह से भी आसानी हो सके उस तरह से स्केल को चूज कर लेंगे। क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये 100 है, तो अगर हम 10 के ले रहे हैं तो इसका मतलब 10 यूनिट्स बनेंगी। तो यहाँ पे ये 0 है, ये फर्स्ट यूनिट हो जाएगी 10, सेकंड 20, ये 30 मार्क्स, 40 मार्क्स, ये हो जाएगी 50। उसके बाद में इस तरह से चलते चले जाएंगे। थोड़ा इसको और बड़ा कर लेते हैं, ये हो गया 60, ये 70, ये 80, ये 90 और ये हो गया 100। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा गंदा सा हो गया, यहाँ पे हम इसको साफ साफ फिर से बना लेते हैं।
तो यहाँ पे ये जो पहला दे रखा है इंग्लिश, इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं 80। तो यहाँ से हम बार बनाएंगे कहाँ तक 80 तक, यानी यहाँ तक। तो इसको हम इस तरह से यहाँ पे रफली बना रहे हैं। इंट्रोडक्शन में एक्सरसाइज में हम लोग बार ग्राफ पे बनाएंगे। इस तरह से ये इंग्लिश का बन जाएगा। हिंदी में कितने 60, तो यहाँ पे 60 के लिए देखेंगे यहाँ तक। तो यहाँ पे इसको इसके साथ मिला देंगे। इस तरह से ये इंग्लिश के हिंदी के लिए बन जाएगा। फिर है मैथ्स, मैथ्स में 90 है, तो यहाँ पे हम 90 तक जाएंगे इस तरह से। तो ये हमारा मैथ के लिए बार ग्राफ बन जाएगा। उसके बाद में ये साइंस में कितने हैं 85। 85 हम कैसे देखेंगे, यहाँ पे ये 80 है, ये 90 है। 85 हमारा इसके जस्ट बीच में होता है, तो यहाँ पे बार जो आएगा वो यहाँ तक आएगा। तो इसको हम इस तरह से स्केल से चेक कर लेंगे और इस तरह से बना लेंगे। तो ये हमारा एक बार ग्राफ बन जाएगा। अब आते हैं हम डबल बार ग्राफ पे। डबल बार ग्राफ क्या होता है, जैसे यहाँ पे ये सब्जेक्ट इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, इसमें मार्क्स दे रखे हैं। हम मान लेते हैं ये जो मार्क्स है ना, ये हाफ ईयरली एग्जाम के हैं, और यहाँ पे ये जो एग्जाम हुआ ईयरली एग्जाम, उसके मार्क्स कुछ इस तरह से आए। इंग्लिश में 85 मान लेते हैं, हिंदी में 70, और मैथ में हम मान लेते हैं 95, साइंस में मान लेते हैं 80। तो अब यहाँ पे ये ईयरली एग्जाम में इस तरह के मार्क्स हो गए। तो हम क्या करेंगे, डबल बार ग्राफ के लिए इसके जस्ट चिपका के लिखेंगे। और स्केल यहाँ पे हम किस तरह से लिखेंगे, देखो यहाँ पे एक जो यूनिट है ना इस तरह से, और दूसरा यूनिट अगर हम जब लेंगे तो उसको कुछ अलग करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, हम एक को शेड कर देंगे और एक को सादा रखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग पहले वाले को चाहे शेड कर लें, चाहे दूसरे वाले को शेड कर लें। तो यहाँ पे पहले वाले को शेड कर देते हैं और इसको लिख लेते हैं हाफ ईयरली एग्जाम, और यहाँ पे ईयरली एग्जाम। ठीक है, तो ये हम मान लेते हैं ये फर्स्ट वाला है, और सेकंड जो सेम होगा उसमें इस तरह के मार्क्स आए हैं। पहले दे रखा है इंग्लिश, इंग्लिश में 85, 85 कहाँ है, इसके 90 और 80 के बीच में है, यहाँ पे आएगा इस तरह से। उसके बाद में हिंदी में कितने हैं 70, तो 70 कहाँ आएगा, ये है। तो इसको हम इस तरह से जोड़ के बनाएंगे। उसके बाद में मैथ, मैथ में कितने हैं 95, तो यहाँ पे ये 100, ये 90, 100 और 90 के बीच में आता है 95। तो यहाँ पे इस तरह से ये हो जाएगा। ठीक है, और साइंस में कितने हैं 80, यानी घट गए। तो यहाँ पे ये 85 था, 80 जो है वो इसके थोड़ा सा नीचे होगा, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे है। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा डबल बार ग्राफ। तो जब सिंगल वैल्यू दे रखी हो तो उसको हम बनाते हैं बार ग्राफ से, और जब डबल चीजें दे रखी हो तो हम डबल बार ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पे एक को हम क्या करेंगे, इस तरह से शेड कर लेंगे ताकि ये अलग अलग पता चलता रहे कि ये फर्स्ट ईयरली एग्जाम का है और ये हाफ ईयरली एग्जाम का है। तो ये हो गया हमारा बार ग्राफ। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्गेनाइजिंग डेटा। अब यहाँ पे हम डेटा को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं। अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। हम किसी क्लास में गए और हमने कहा कि ए और बी में से, हर बच्चे से कहा कि ए और बी में से एक सिलेक्ट करना है। तो हमने जब पहले बच्चे से पूछा तो हमने मान लिया उसने ए सिलेक्ट किया, दूसरे ने बी सिलेक्ट किया, तीसरे ने ए सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद में बी सिलेक्ट कर लिया, फिर 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 किसी ने ए सिलेक्ट किया, फिर ए, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, और इस तरह से फिर ए। तो हम मान लेते हैं इस तरह का ये डेटा हमें मिला। यानी पहले बच्चे से पूछा तो उसने ए बताया, फिर उसने दूसरे ने बताया बी, तीसरे ने ए, फिर बी, फिर बी, फिर बी, इस तरह से। तो ये एक डेटा हो गया। अब हमने जो डेटा ये कलेक्ट किया है ये इस तरह से है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको ऑर्गेनाइज करना है। तो ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, ऑर्गेनाइज करने का मतलब ये है कि ए कितने लोगों ने सिलेक्ट किया, बी कितने लोगों ने सिलेक्ट किया। तो यहाँ पे हम टेबुलर फॉर्म से करेंगे, टेबुलर
फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे जो चीज़ हमने पूछी है। जैसे यहाँ पे हमने अल्फ़ाबेट्स पूछे हैं तो अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। तो यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स में यहाँ पे जो लिखेंगे वो लिखेंगे टेली मार्क। तो हम अभी बताएंगे कि टेली मार्क क्या होता है। यहाँ पे लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब कितने लोगों ने ए सिलेक्ट किया है, कितने लोगों ने बी सिलेक्ट किया है। अब यहाँ पे अल्फ़ाबेट में ए है, ये बी है। अब टेली मार्क कैसे बनाते हैं। टेली मार्क जो होता है ये रफ काम होता है। अभी यहाँ पे देखो, जैसे जब हमने पहले से पूछा तो उसने ए बताया, तो यहाँ पे 1 मार्क लगा देंगे ए के लिए। फिर बी है, बी के लिए 1 मार्क लगा देंगे। फिर ए है, ए के लिए 1 मार्क लगा देंगे। फिर बी है, फिर बी है, फिर बी है। अब यहाँ पे जब 4 बार हमने लिखा ना, तो हम इस तरह से 4 डंडे लगाएंगे। लेकिन जब हम नेक्स्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे हम नेक्स्ट के लिए डंडा नहीं लगाएंगे, बल्कि इसको इस तरह से काट देंगे। तो ये 5 का एक सेट बन जाता है। अब जो लिखेंगे वो हम 1 डंडा लगाएंगे। उसके बाद में दे रखा है ए, फिर दे रखा है ए, उसके बाद में ए दे रखा है, तो हम इसको इस तरह से काट देंगे। उसके बाद में हमें दे रखा है बी, तो यहाँ पे बी के लिए 1 डंडा लगा देंगे। फिर दे रखा है ए के लिए डंडा लगा देंगे। फिर दे रखा है बी, तो 1 यहाँ पे डंडा लगा देंगे। फिर दे रखा है ए, उसके बाद में फिर ए। ठीक है, तो यहाँ पे 5-5 के सेट बनते हैं टेली मार्क में। अब यहाँ पे हम इसको काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे ये तो 5 हो गया, 6, 7, 8। तो ए जो है वो 8 स्टूडेंट्स ने सिलेक्ट किया। यहाँ पे ये 5 हो गया, 6, 7। बी जो है वो 7 स्टूडेंट्स ने सिलेक्ट किया। तो इस तरह से हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं अगर हमने कोई रैंडम डेटा कलेक्ट किया है तो। अब यहाँ पे ये तो थोड़ा छोटा डेटा था, लेकिन अगर डेटा हमें बड़ा दे रखा हो, जैसे यहाँ पे ये कुछ स्टूडेंट्स के लिए है, इसी तरह से अगर हमसे पूछ ले 100 स्टूडेंट्स के लिए, 1000 स्टूडेंट्स के लिए, और वो डेटा दे रखा हो, तो उसको हम कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रुपिंग डेटा। हम मान लेते हैं कि डेटा जो हमें दे रखा है, एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं 25 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया। स्टूडेंट्स कोई एक एग्जाम दिया, हम मान लेते हैं मैथ का एग्जाम दिया। ठीक है, और मैथ का एग्जाम जो था वो था 50 मार्क्स का। इसको लिख लेते हैं 25 स्टूडेंट्स गेट्स मार्क्स इन मैथ्स आउट ऑफ 50। हम मान लेते हैं 50 का एग्जाम हुआ, और जो डेटा दे रखा है वो हम मान लेते हैं इस तरह से दे रखा है। किसी के 0 आए, किसी के 25 पूरे आ गए, किसी के 20 आए, किसी के 10, 5, 7, 8, 11, 15, 17, 19, 21, 23। ये हमने रैंडम लिखे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। और हम मान लेते हैं यहाँ पे 3, 2, 1, 0। उसके बाद में यहाँ पे ले लेते हैं हम 6, 12, 17, 19, 25, 30, 40, 45। बस, तो यहाँ पे ये हमने 25 स्टूडेंट्स का डेटा लिख लिया। अब यहाँ पे इसकी हम टेबल बनाते हैं। टेबल कैसे बनाएंगे, यहाँ पे टेबल लिखेंगे, और यहाँ पे जो हम बनाएंगे उसको लिखेंगे क्लास। जैसे हमने पहली टेबल बनाई थी पीछे, क्लास इंटरवल, या फिर यहाँ पे ग्रुप भी लिखते हैं। तो क्लास इंटरवल किस तरह से, हम इस तरह से ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो आउट ऑफ 50 की बात हो रही है, तो हम इंटरवल ले लेते हैं 0 से 10 मार्क्स। यानी 0 से 10 मार्क्स किसी के भी आए होंगे, 5 to 7, ये चीज़ें जो है ना, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद में 10 to 20, 22, 30, 32, 40, 42, 50। तो ये हमने इंटरवल ले लिया। अगर हम इस तरह से लिखते कि 0 मार्क्स कितने लोग के आए हैं,
तो हमें फिर 0 लिखना पड़ता, 1 2 3, इस तरह से 50 का कॉलम बनता। इसीलिए हमने यहाँ पे ग्रुप में बना लिया। दूसरा कॉलम होगा टेली मार्क, टेली मार्क, और तीसरा कॉलम होगा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, टेली मार्क कैसे देखेंगे? अब 0 से 10 के बीच में कितने लोग के आए हैं। यहाँ पे देखो ये 0 आया है। अब एक चीज याद रखेंगे कि यहाँ पे ये भी 10 है, ये भी 10 है। तो अगर किसी के 10 मार्क्स होंगे तो उसको हम कहाँ पे लिखेंगे? तो उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। अपर लिमिट जो दे रखी होती है उसको हम उसमें नहीं लिखते हैं, यानी अगर 10 देखेंगे तो हम उसको यहाँ पे लिखेंगे। 20 मार्क्स अगर किसी के आए हैं तो उसको हम इस वाली लाइन में लिखेंगे, इस वाली रो में। तो यहाँ पे पहला दे रखा है 0, तो 0 के लिए हम एक यहाँ पे मार्क लगा देंगे इस तरह से। फिर आए हैं किसी के 25, 25 कहाँ होगा? 20 और 30 के बीच में, तो यहाँ पे एक मार्क लगा देंगे। फिर 20 के लिए इसको लेंगे यहाँ पे। फिर किसी के 10 मार्क्स आए हैं तो 10 के लिए यहाँ पे लगा देते हैं। फिर किसी के 5 मान लेते हैं, तो 0 और 10 के बीच में होता है 5। फिर मान लेते हैं किसी के 7, तो वो भी 0 और 10 के बीच में है। फिर 8, तो ये भी 0 और 10 के बीच में है। फिर 11 जो है वो 10 और 20 के बीच में है। 15 10 और 20 के बीच में है। 17 ये भी यहीं पे होगा। उसके बाद में 19, ये जो इंटरवल है इसमें 10 से 19 तक होता है, इसका मतलब 19 यहाँ पे होगा। टेली मार्क में क्या करते हैं, 5 के सेट बनते हैं, तो 5 जो होगा वो इस तरह से होगा। उसके बाद में 21 के लिए यहाँ पे लाइन खींच देंगे। उसके बाद में 23 भी इसी में होगा। फिर ये 3 है तो यहाँ पे इस तरह से। फिर 2 एक लाइन, 1 एक लाइन, 0 एक लाइन, 6 एक लाइन। फिर 12 होगा यहाँ पे, 17 यहीं पे, 19 यहीं पे, 25 के लिए इस तरह से। फिर 30 इसमें होगा। फिर 40 इसमें होगा, 45 इसमें होगा। तो यहाँ पे इस तरह से ये टेली मार्क हमारे आ गए। अब हम फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी हमारी क्या होगी? 0 से 10। 0 से 10 में कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं? 5 6 7 8 9 स्टूडेंट्स के। 10 से 20 5 6 7 8 मार्क्स आए हैं 10 से 20 के बीच में। 5 20 से 30 के बीच में मार्क्स आए हैं। 30 से 40 के बीच में एक स्टूडेंट के मार्क्स आए हैं। 40 से 50 के बीच में 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं। तो ये तो हो गया ग्रुपिंग डेटा। अब जब ग्रुपिंग डेटा है ना, तो इसी से हम हिस्टोग्राम बनाते हैं। हिस्टोग्राम क्या होता है? यहाँ पे हिस्टोग्राम जो है वो बार ग्राफ की तरह दिखता है। जब बार ग्राफ बनाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, एक बार के बाद एक डिस्टेंस ले लेते हैं। यानी जो पहले हमने टेबल बनाई थी उसमें जो बार ग्राफ बनाया था, जैसे अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पे अगर हम बार ग्राफ बनाएंगे तो इसमें किस तरह से बनेगा, ए और बी अगर हम इसको रफली बना लें तो यहाँ पे हम ए ले लेते हैं, यहाँ पे हम बी ले लेते हैं। ए कितने लोगों के आए हैं? 8 के, तो इस तरह से हम मान लेते हैं यहाँ पे 8 है, तो ये इस तरह से बार बन जाएगा। बी कितने स्टूडेंट ने सिलेक्ट किया? 7, तो यहाँ पे हम 7 मान लेते हैं, तो ये इस तरह से बन जाएगा। तो ये बार ग्राफ होता है। हिस्टोग्राफ क्या होगा? यहाँ पे जो इंटरवल दे रखा है इसी को लिखेंगे यहाँ पे इस तरह से। ये 0 है ना, तो 0 चूंकि यहाँ पे दे रखा है तो 0 से ही स्टार्ट करेंगे। और अगर इंटरवल हमारा 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है तो हम यहाँ पे एक इस तरह का निशान लगा देंगे डिसकंटिन्यूटी वाला, फिर हम स्टार्ट करेंगे। क्योंकि जैसे अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं कि इसको हटा देते हैं, यहाँ से अगर ये स्टार्ट हो रहा होता तो हम थोड़ा आगे से जो है ग्राफ बनाते। ठीक है, अब यहाँ पे ये 0 और 10, तो ये 0 है, हम मान लेते हैं ये है 10, ये है 20, ये है 30, ये है 40, ये है 50। और फ्रीक्वेंसी अगर हम देखें तो यहाँ पे ये मैक्सिमम 9 तक गई है, तो हम इसमें इस तरह से बना लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या फिर एक और बढ़ा लेते हैं 10।
तो यहाँ पे इसको किस तरह से बनाएंगे, 0 और 10 में 9 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं, तो यहाँ पे ये 0 और 10, यहीं पे हम इसका एक बार इस तरह से बना लेंगे। 10 और 20 के बीच में कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं, 8 स्टूडेंट के, तो यहाँ पे ये 8 से इस तरह से स्टार्ट करेंगे और इस तरह से यहाँ तक। फिर 20 से 30 यानी यहाँ से यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं, 5 स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 5 से इस तरह से करके इस तरह से बनाएंगे। फिर 30 से 40 के बीच में एक ही स्टूडेंट है, तो यहाँ पे इस तरह से, 40 से 52, तो यहाँ पे इसको इस तरह से बनाएंगे। तो ये हो गया हमारा हिस्टोग्राम। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पाई चार्ट। यहाँ पे हम कैसे ड्रॉ करेंगे पाई चार्ट को, ये सीखेंगे। उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पाई चार्ट कहते किसे हैं। पाई चार्ट के दो नाम है, एक तो पाई चार्ट और दूसरा सर्कुलर चार्ट। यानी एक हमें सर्कल दे रखा होगा और उसके बाद में यहाँ पे कुछ इस तरह से लाइन बनी होंगी इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पे परसेंटेज लिखी होगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं किसी गांव का सर्वे हुआ, तो वहाँ पे हम मान लेते हैं यहाँ पे कुछ परसेंट है, इतने परसेंट लोग, 25% लोग हम मान लेते हैं उनको क्रिकेट खेलना पसंद है, ठीक है, और 30% पीपल्स को म्यूजिक सुनना पसंद है, और यहाँ पे 25% पीपल को यहाँ पे हम मान लेते हैं डांस करना पसंद है, और फिर हम मान लेते हैं यहाँ पे 10% पीपल को टीवी देखना पसंद है। उसके बाद में यहाँ पे हम मान लेते हैं 10% लोगों को आराम करना पसंद है, रेस्ट करना, 10% लोग रेस्ट कर रहे हैं। तो ये एक जो चार्ट बन के आया ना, इसको बोलते हैं पाई चार्ट। इसी को हम सीखेंगे कि इसको ड्रॉ कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल हमने ले लिया कि किसी गांव का सर्वे हुआ स्पोर्ट्स, ठीक है, वहाँ पे स्पोर्ट्स के कुछ नाम दिए गए और उनसे पूछा गया कि किसको किसको क्या क्या पसंद है। मान लेते हैं दिया गया है फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस। तो किसी जगह का सर्वे हुआ और उसमें 3 स्पोर्ट दिए गए। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि परसेंटेज में दे रखा है, परसेंटेज। तो हम मान लेते हैं कि किसी गांव का सर्वे हुआ स्पोर्ट्स के बारे में, 50% लोगों को फुटबॉल पसंद है, 25% लोगों को क्रिकेट पसंद है और 25% लोगों को टेनिस पसंद है। तो ये हमें डेटा दे रखा होगा। अब हमसे अगर पूछे पाई चार्ट बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसमें एक और कॉलम जोड़ेंगे और वो कॉलम है फ्रैक्शन। यानी पहले हम इसका फ्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो फ्रैक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, परसेंटेज में अगर दे रखा होगा तो यहाँ पे इसको हम 100 से डिवाइड कर देंगे। जैसे यहाँ पे ये 50 है, परसेंटेज हटाएंगे तो ये 50/100 आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/2। यहाँ पे फ्रैक्शन जब देखेंगे तो ये आएगा 25/100, ये हो जाएगा 1/4। यहाँ पे अगर हम परसेंटेज हटाएंगे तो ये हो जाएगा 25/100, ये भी आएगा 1/4। और फिर हम फाइंड आउट करेंगे सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल, तो यहाँ पे सेंट्रल एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम यहाँ पे जो फ्रैक्शन आया होगा उसको हमेशा 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 1/2 को 360 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 180 डिग्री। 1/4 को 360 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 90 डिग्री। 1/4 को 360 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी आएगा 90 डिग्री। तो इसका अगर हम पाई चार्ट बनाएं तो ये हमारा किस तरह से आएगा, ये हमारा एक सर्कल ले लेते हैं, इसका ये सेंटर होगा, एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर देंगे तो ये एंगल बना लेगा 180 डिग्री का। तो यहाँ पे 50% लोगों को फुटबॉल पसंद है, यानी यहाँ पे इतने लोगों को फुटबॉल पसंद है। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से 90 डिग्री बना लेते हैं, ये 90, ये 90। यहाँ पे क्रिकेट इतने लोगों को पसंद है और इतने लोगों को टेनिस पसंद है,
ठीक है। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो डेटा दे रखा है वो परसेंटेज में नहीं दे रखा है, तब हम क्या करेंगे? तो जब डेटा अगर हमें परसेंटेज में नहीं दे रखा है तो वहां पे हमें टोटल चीजें दे रखी होंगी, यानी कितने में से कितने लोगों को पसंद है। परसेंटेज में तो हमें नहीं दे रखा कि कितने कितने पीपल हैं उस जहां पर यह सर्वे हुआ है, लेकिन अगर परसेंटेज में नहीं दे रखा होगा तो हमें ये बताया जाएगा कि इतने लोग हैं। एग्जाम्पल के लिए किसी क्लास का सर्वे हुआ, इन क्लास 8, और क्लास 8 में मान लेते हैं 50 स्टूडेंट्स थे। ठीक है। अब यहाँ पे जिस तरह से ये था ना, सेम चीज होगी, बस कहाँ पे फर्क आएगा? स्पोर्ट के लिए यही फुटबॉल और क्रिकेट, टेनिस। उसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है। यहाँ पे भी लिख सकते थे, यहाँ पे जो परसेंटेज लिखा है ना, तो यहाँ पे लिख सकते थे परसेंटेज ऑफ पीपल। ठीक है। तो यहाँ पे हमने डायरेक्टली स्टूडेंट लिख लिया। फुटबॉल हम मान लेते हैं 25 लोगों को पसंद है 50 में से, क्रिकेट 20 को पसंद है, और ये टेनिस 5 स्टूडेंट को पसंद है। तो अब अगर हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है तब क्या करेंगे? फ्रैक्शन, यहाँ पे बस फ्रैक्शन में चेंज आता है। फ्रैक्शन किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? यहाँ पे जितने स्टूडेंट को पसंद है उसको ऊपर लिखेंगे, टोटल को नीचे लिखेंगे, तो ये आ गया फ्रैक्शन। बाकी सेंट्रल एंगल हमारा सेम निकलेगा। यहाँ पे 1/2 है ना, 1/2 को 360 से मल्टीप्लाई करके सेंट्रल एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा पाई चार्ट। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? किसी काम के होने के कितने चांस हैं, उसको अगर हम न्यूमेरिक फॉर्म में या फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। अब होने के चांस के लिए कुछ डेटा दिया होना चाहिए। अब ऐसे हम डायरेक्टली बोल दें कि कल बारिश होगी, इसके कितने चांस हैं, तो ये चीज हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे चूंकि चैप्टर डेटा हैंडलिंग का है तो इसका मतलब हमें डेटा दिया होना चाहिए, और डेटा किस फॉर्म में होता है? न्यूमेरिक फॉर्म में। तो प्रोबेबिलिटी हम तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमें चीजें थोड़ी दे रखी हो। अब अगर इसी तरह से कोई बोल दे कि छत से कूद जाए तो मरने के कितने चांस हैं, तो ये थोड़ी ना बता पाएंगे। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी भी जो है, अगर चांस होता है ना, तो उसके लिए भी डेटा दे रखा होना चाहिए। तो यहाँ पे क्लास 8 में सिर्फ एक ही फार्मूला है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, वो है प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं कि हम मान लेते हैं कि हमने एक कॉइन उछाली, और कॉइन उछाली तो उसमें हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो यहाँ पे अगर हम कॉइन की बात करें तो कॉइन के दो पहलू होते हैं, दो फेस होते हैं ना, एक होता है हमारा हेड और एक होता है टेल। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे, क्योंकि अगर जमीन में जब कॉइन गिरेगी तो इन्हीं दो में से कुछ ना कुछ आएगा। तो इसका मतलब हो गया टोटल आउटकम्स 2। और जो हमने सिलेक्ट किया, यानी हमने कहा कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो इसका मतलब हो गया कि फेवरेबल आउटकम 1। तो यहाँ पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी, नीचे 2 लिखेंगे, ऊपर 1, यानी आधी हो जाएगी। इसी तरह से दूसरा होता है हमारा डाइस। डाइस में यानी जो पासा होता है इसको बोलते हैं डाइस। इसमें 6 फेस होते हैं। ठीक है। और उनके ऊपर नंबर लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 6। अब हमने अगर किसी डाई को उछाला तो 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी ऊपर जो है वो 3 आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? अब डाइस में जो 3 है वो एक ही बार है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फेवरेबल आउटकम होगा वो 1 होगा। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने होंगे? क्योंकि यहाँ पे जब पासा जमीन में गिरेगा तो उसमें इन 6 में से कुछ भी आ सकता है, तो टोटल आउटकम्स हो जाएंगे 6, और 3 जो है ये हो जाएगा 1। तो इसका मतलब 3 के ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी है 1/6।
अब यहाँ पे हम एक नया तरीके का डाइस ले लेते हैं। हम मान लेते हैं कि ये एक डाइस है, थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट हो गया और इसमें जहाँ पे 3 था वहाँ पे 2 ही रह गया। मान लेते हैं इसमें नंबर लिखें 1 2 2 4 5 6, यानी इस डाइस में कहीं पे 3 नहीं है। अब यहाँ पे अगर हमसे कोई पूछे कि 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे 1 2, क्योंकि यहाँ पे जो 2 है वो 2 बार है, तो इसका मतलब फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे 2 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे 6 में यहाँ पे टोटल आउटकम्स 6 हो जाएंगे। तो ये आ गया 2/6। इसको थोड़ा सिंपली फॉर्म में लिख लेते हैं, 2 3 ज़ा 6, तो ये हो गया 1/3। तो इस तरह के डाइस में 2 आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 1/3। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक, इंट्रोडक्शन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे एक्सरसाइजेस। आज के लिए बस इतना ही।